हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के टॉपिक कांस्टेंट्स के बारे में। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट मोशन क्या होता है और कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है। ठीक है, यहीं से हमारा जो लाग्रांजियन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो इसका बेसिक है हमारा कांस्टेंट, फिर इसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं कि हमारा कांस्टेंट क्या होता है। एक्चुअल में अगर आप कांस्टेंट को समझना चाहें तो एक तरीके से होता है लिमिटेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन, इसका मतलब होता है। तो अगर हम किसी भी वस्तु के मोशन में या फिर पोजीशन पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दे, मतलब कोई लिमिटेशन लगा दे कि आप कोई मोशन कर रहा है तो इस तरीके से स्पेसिफिक वे से ही मोशन करेगा, अदर वे में मोशन नहीं करेगा, तो वही क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स होता है। ठीक है, तो इसे सिंपल वे में रियलिस्टिक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं पक्षी का। अगर आप पक्षी को आसमान में खुला छोड़ दें तो वो बहुत बड़े स्पेस पर उड़ सकता है, लेकिन उसी को अगर हम एक पिंजड़े में बंद कर दें तो पिंजड़े के जो डायमेंशन है उसी के अकॉर्डिंग वो मोशन कर सकता है, उस डायमेंशन के अंदर ही वो मोशन करेगा। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल ले हम तो रेल का एग्जांपल ले सकते हैं, रेलगाड़ी का एग्जांपल। रेलगाड़ी अपनी पटरी पर ही चलेगी, पटरी का जिधर भी डायरेक्शन रहेगा उसी डायरेक्शन पे वो मोशन करती है। तो यही होता है हमारा कांस्टेंट मोशन। जैसे कि अगर सपोज अगर कोई पार्टिकल है 3 डायमेंशन में तो वो 3 डायमेंशन में मोशन कर सकता है, लेकिन अगर उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि एक प्लेन सरफेस पर ही मोशन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल, एक डायमेंशन का आपने हटा दिया। तो यही है कि अगर आप किसी वस्तु पर रेस्ट्रिक्शन लगाएं तो वही कांस्टेंट्स होता है। ठीक है, और इसे हम किस तरीके से लगाते हैं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट होते हैं वो वस्तु की पोजीशन और क्या पर लगते हैं, वेलोसिटी पर लगते हैं, पोजीशन और वेलोसिटी पर लगते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो कांस्टेंट का यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। These constants limit the motion of a particle. The particle cannot move arbitrarily in any manner. Also, it reduces the number of coordinates need to describe the motion of a system. ठीक है, बाकी के लाइन तो आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो लास्ट लाइन हमने यूज किया इसका मतलब क्या है हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये हमारा सिंपल पेंडुलम, ये हमारा बॉब, और ये एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, फास्टन किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। तो इसी पॉइंट को सपोज हम मान के चलते हैं हमारा ओरिजिन ओ। ठीक है, और ये एक वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करेगा, वर्टिकल प्लेन में मोशन करेगा। और सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो हमने स्ट्रिंग लिया है ये नॉन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग है, स्ट्रेचेबल नहीं है, यानी कि इसका जो लेंथ है हमेशा वो फिक्स रहेगा L। ठीक है, तो इसी जो लेंथ से हमको क्या पता चलेगा, इसका कांस्टेंट पता चलेगा। कभी भी जब ये मोशन करेगा बॉब तो इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, L रहेगा। तो अगर इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के थ्रू लिखना चाहें तो इसका इक्वेशन होगा x² + y² = L²। ठीक है, जहां पर हम इस O पॉइंट को मूल बिंदु मान के चल रहे हैं। और अगर इसी को पोलर कोऑर्डिनेट में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं R = N। और ये जो एंगल होगा एक फिक्स्ड लाइन से वो क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं तब तो हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ स्पेशल कंडीशन है कि अगर यहाँ आप पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करें तो एक कोऑर्डिनेट आपका फिक्स हो गया, यानी कि R हमेशा आपका L ही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, थीटा। तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की मदद से हम पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यही कांस्टेंट का हमारा बेनिफिट होता है कि जब भी जो मोशन होता है वो कांस्टेंट मोशन होता है या फिर उसमें कांस्टेंट अप्लाइड होते हैं तो इसके कारण क्या हो जाता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम। यानी कि सिंपल पेंडुलम के मोशन को हम सिर्फ थीटा के हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं। R हमेशा फिक्स रहेगा L। ध्यान रखेंगे ये सिर्फ उसी कंडीशन में है जब हम स्ट्रिंग को क्या ले रहे हैं, नॉन एक्सटेंडेबल
स्ट्रेचेबल नहीं है और ये सिंपल पेंडुलम है, यानी कि इसका पॉइंट भी हमेशा फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये तो हमारा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल हम जैसे ले सकते हैं यहाँ पर कोई भी पार्टिकल जो कि एक स्फीयर के सरफेस पर ही मोशन कर रहा है। तो सपोज यहाँ पर हम एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है, और इसका रेडियस ले लेते हैं हम r, ठीक है। इसके सेंटर को ही हम अगर ओरिजिन मान के चले तो हम क्या कह रहे हैं, जो पार्टिकल होगा वो सिर्फ इसके क्या करेगा, सरफेस पर ही मोशन करेगा। या तो इस एग्जांपल में क्या होगा, जो डिस्टेंस है पार्टिकल का इस पार्टिकल का वो हमेशा r के बराबर ही रहेगा ओरिजिन से, कभी भी ना ये कम होगा r से ना ही ज्यादा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा है कि जो पार्टिकल है वो स्फीयर के सरफेस पर ही मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा हमारा जो, अगर इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू, ये हो गया हमारा, इसको r ना लेके हम a लेके चलते तो ज्यादा बेटर होगा, a² होगा। सिमिलरली अगर इसी को हम पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा r इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि स्फीयर यूज कर रहे हैं हम लोग 3 डायमेंशनल, इसलिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, यानी कि r थीटा फाई। तो यहाँ r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, ठीक है। तो अगेन हम देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है हमको, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करें तो r हमेशा फिक्स हो गया, a के बराबर हो गया, यानी कि एक कोऑर्डिनेट हमारा कम हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। यानी कि हम सिर्फ थीटा और फाई की मदद से इस मोशन को या फिर सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं या फिर कोई भी मोशन कॉन्स्टेंट मोशन होता है तो ये जो कॉन्स्टेंट अप्लाई होता है वो क्या कर देता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल्स हम लेके देखते हैं और देखते हैं कि अब एक और चीज, कांस्टेंट मोशन क्या होता है, तो ये जो मोशन हमने डिस्क्राइब किया, अगर किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर हम लिमिटेशन अप्लाई कर देते हैं यानी कि कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं तो वो मोशन कांस्टेंट मोशन कहलाता है, यानी कि मोशन अंडर द कांस्टेंट आर कॉल्ड कांस्टेंट मोशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कांस्टेंट रिलेशन क्या है। तो इसके लिए कोई भी दो अलग अलग पार्टिकल लेना पड़ेगा और उन दोनों अलग अलग पार्टिकल में क्या रिलेशन है कांस्टेंट के थ्रू, वही हमारा कांस्टेंट रिलेशन होता है। तो देखते हैं कांस्टेंट रिलेशन क्या है। मैथमेटिकल रिलेशन बाय विच मोशन ऑफ टू आर मोर बॉडीज आर रिलेटेड इज कॉल्ड द कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो कोई भी दो बॉडीज हैं या दो पार्टिकल्स हैं उनको आपस में रिलेट करने वाला कांस्टेंट इक्वेशन जो होगा वही कांस्टेंट रिलेशन कहलाता है हमारा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है यहाँ पर और इसमें कोई भी दो बॉडीज पार्टिकल्स या फिर आप समझ सकते हैं ए और बी अटैच्ड, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि सपोज जो ए बॉडी है वो वी ए वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और बी जो है वो वी बी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट भी करेंगे, दोनों अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड होंगे। तो सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट है हमारा y और b का डिस्प्लेसमेंट है x, ठीक है। अब इसमें हम कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं, कोई लिमिटेशन लगा देते हैं। तो सपोज हम एक लिमिटेशन लगाते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों बॉडीज का वो y इक्वल टू x होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम जो स्ट्रिंग ले रहे हैं वो नॉन एक्सटेंडेबल ले रहे हैं, यानी कि उसका लेंथ कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये कांस्टेंट लगा दें कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, y इक्वल टू x होगा, तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है कि इनकी वेलोसिटी भी बराबर होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या होगा कि इनका एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा कांस्टेंट रिलेशन कहलाएगा दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए आज हमने देखा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट मोशन क्या होता है, कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है और इसके एग्जांपल्स भी देखिए। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। जैसे कि एक पुली का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक पुली है और इसमें दो वेट यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं दो वेट अटैच है। ये हमारा सपोज वेट है A और ये सपोज सेकेंड वेट है B,
ठीक है। और हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं जो मास है, वेट मतलब मास है ए का, वो बड़ा है बी के मास से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए हमारा नीचे जाएगा और बी ऊपर होगा। लेकिन दोनों क्या है, एक स्ट्रिंग के द्वारा अटैच्ड है और साथ ही साथ हम यहाँ भी मान के चल रहे हैं कि स्ट्रिंग जो है वो नॉन स्ट्रेचेबल है, नॉन एक्सटेंडेबल है। तो हमारा क्या होगा, ए जिस वेलोसिटी से नीचे आएगा बी भी उसी वेलोसिटी से क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें, कांस्टेंट लगा दें, ये जो हमारा है वो कांस्टेंट है और किसी भी मोशन पर अगर हमने कांस्टेंट लगाया तो हमें कांस्टेंट रिलेशन मिला। क्या मिला कि वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी बराबर होंगे, सेम वेलोसिटी से वो ऊपर नीचे आएंगे। और सिर्फ मास को कम ज्यादा लेने का मतलब ये था कि अगर हम मास एक का ज्यादा लेंगे तो वो नीचे आएगा और सेकेंड वाला ऊपर उठेगा उसी वेग से, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल हुआ। और हम सबसे अच्छा एग्जांपल कांस्टेंट मोशन का कहेंगे। तो अगर कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है या स्पेसिफिक पाथ के थ्रू मोशन कर रहा है तो वो कांस्टेंट मोशन कहलाता है। सपोज अगर हम कहें कि एक ब्लॉक है, वो क्या कर रहा है, एक प्लेन सरफेस पर मोशन कर रहा है, इसमें हमने एफ फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये क्या करेगा, इधर मोशन करेगा, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं, ये एम इसका वेट है। तो इस तरीके से एक लाइन में अगर स्पेसिफिक प्लेन पर मोशन करे, स्पेसिफिक लाइन में मोशन करे, स्पेसिफिक सरफेस पर मोशन करे तो वो सारे हमारे कांस्टेंट मोशन होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इंक्लाइन प्लेन का। अगर कोई ब्लॉक है वो इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, इसका वेट सपोज हम मान लेते हैं एम, मास सॉरी, और ये एम जी अप्लाई होगा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये होगा थीटा एम जी, ये होगा ये, तो ये होगा एम जी साइन थीटा। और ये इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ मोशन करेगा। ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देती हूँ टाइप्स ऑफ कांस्टेंट के बारे में। तो कांस्टेंट को हम 4 तरीके से यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमारा आता है होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक। अगर कोई भी कांस्टेंट रिलेशन को हम वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट कर सकते हैं तो वो होलोनोमिक होता है। अगर वो वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होता है तो नॉन होलोनोमिक होता है। इसी तरीके से सेकंड क्लासिफिकेशन है जिसमें 2 टाइप्स है अगेन, रियोनोमिक और स्क्लेरोनोमिक। स्क्लेरोनोमिक कब कहलाएगा, जब हमारा कांस्टेंट रिलेशन एक्सप्लिसिटली नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, तो वो स्क्लेरोनोमिक होता है। और अगर वो टाइम पर डिपेंड करता है तो रियोनोमिक होता है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड है हमारा, तो इसमें भी 2 टाइप्स है हमारे, बाइलेटरल और यूनिलेटरल। तो अगर कोई भी कांस्टेंट को रिलेशन को हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं तो वो बाइलेटरल होता है। और अगर इनइक्वालिटी के रूप में लिख पाते हैं तो वो यूनिलेटरल होता है। इस तरीके से फोर्थ क्लासिफिकेशन एक्चुअल में फोर्सेस पर डिपेंड करता है। इसमें भी 2 टाइप्स है, कंजर्वेटिव और डिसिपेटिव। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन टाइप्स के बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।